बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ज़ाहिर है यही स्टोरी है जस्टिस आयशा मलिक साहबा। उनके तकर्रुर से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक साहबा लाहौर हाई कोर्ट की जज, ख़ातून जज जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, उनके तकर्रुर से मुताल्लिक़। अच्छा, इसमें बार और बेंच एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट और वकला एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो गए। क्या वजह है? वकला ये कहते हैं कि मामला ख़ातून जज को सिर्फ लाने का नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल टावर के जो मंजूर नज़र जजेस हैं उनको भरा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ वकला ने अपनी तहरीरों में भी इसके बहुत वज़नी दलाइल दिए हैं, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। और वो कहते हैं कि जब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला आया है, तब से ही वो फोर्सेस सरगर्म हो गई हैं और तब से ही मुबैना तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के मुबैना तौर पे जो चीफ़ जस्टिस हैं बादियों नज़र में वो बल्कि उन्होंने कहा भी है, बहुत सारे वकला के रहनुमाओं ने भी, हामिद खान साहब हों या अली अहमद कुर्द साहब हों या बाकी भी जो बार की बॉडीज़ हैं, उन्होंने भी कि वो उनके मुबैना तौर पे स्टूज बने हुए हैं, उनके टूल्स बने हुए हैं मुबैना तौर पे, और उनके जनाब कासा लेस बने हुए हैं मुबैना तौर पर जो चीफ़ जस्टिस हैं या बाकी सीनियर जजेस हैं। और वो इस तरीके, क्या इनके दलाइल में वज़न है या वो दूसरी साइड वाले भी कुछ दलाइल दे रहे हैं, उनके दलाइल में वज़न है कुछ मालशे। ये बहुत अहम वीडियो है, इसमें बहुत वज़नी दोनों तरफ से जो दलाइल हैं वो पेश किए जाएंगे और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तो अब कुछ मालशिया पालशिया जो कि FFL हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर एक जज को ला के लाहौर हाई कोर्ट की जो ख़ातून जज हैं उनको ला के तो एक तारीख़ रकम कर दी गई है। तो देखेंगे मेरा ख़्याल है ऐसी तारीख़ रकम करने वाले वाक़यात से हमारी तारीख़ बड़ी भरी पड़ी है। जैसे हमने पहले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया, ये भी तारीख़ रकम की। जैसे हमने बानी पाकिस्तान के लिए एम्बुलेंस ना भिजवा के उनको इस तरीके से हमने दुख पहुंचाया, ये भी हमने तारीख़ रकम की। जैसे उनकी बहन को हमने गद्दार और इंडियन एजेंट करार दे के, ये भी हमने तारीख़ रकम की। जैसे जिन्होंने आधा मुल्क तोड़ दिया, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में जिनका कोर्ट मार्शल कहा गया था उनको हमने परचम में लपेट के दफन किया, ये भी हमने तारीख़ रकम की। जैसे मुल्क का पहला वज़ीर आज़म जिसने आइन दिया जिसमें एटमी क़ुव्वत के बनाने की शुरुआत शुरू की, उसको हमने तख्ता-ए-दार पर झुला के, ये भी हमने तारीख़ रकम की। जैसे मुल्क का 3 दफ़ा का इलेक्टेड वज़ीर आज़म, उसको हमने ख़याली तनख्वाह पे घर भेज के, ये भी हमने तारीख़ रकम की जी। अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, अब मैं क्या गिनवाना शुरू हो जाऊं क्योंकि टॉपिक से हट जाऊंगा। तो अब कुछ लोग तो वो हैं ना जो इस लाने के हक़ में हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखें क्यों आपको जलन हो रही है, क्या मसला है, क्या सूरत हाल है कि अगर एक पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में आ गई हैं और अगर वो जो है ना पहली खातून जज, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो विमेन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स, आप इंटरनेशनल लेवल पे कह सकते हैं कि जी देखें हमने हर जगह पे ख़वातीन की नुमाइंदगी है और पहली खातून जज को हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट की जज बनाने में कामयाब हो गए हैं और इस तरीके से। और आपको क्या मसला हो रहा है कि इस तरीके से अब लोग कुछ कह रहे हैं कि ये ना तो हम किसी खातून जज के ख़िलाफ़ हैं जो इसके मुखालिफ आर्गूमेंट वाले हैं, और वो कहते हैं कि ना ही हम कोई जस्टिस आयशा मलिक साहबा के ख़िलाफ़ हैं, हम सिर्फ इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि आप सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट ना करें। अच्छा, मैं कल जस्टिस नासरा साहबा को, रिटायर्ड जस्टिस नासरा साहबा को, जो कि अल्लामा इकबाल की बहू भी हैं, उनको भी सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 40-41 जजेस इस तरह की सीनियरिटी वायलेट करके आ गए हैं। तो ये सीनियरिटी मनियरिटी कुछ नहीं होती, तो ठीक है आ गई हैं तो इस हवाले से। लेकिन अब बात यह है कि दूसरी तरफ वकला ये उसकी आर्गूमेंट देते हैं कि अगर 41 जजेस आए भी हैं तो क्या हर वक्त हमने सीनियरिटी को इसी तरीके से वायलेट करना है? सबसे बड़ी बात जो वकला कर रहे हैं वो इशारा दे रहे हैं 1996 का अल जिहाद ट्रस्ट केस। सो वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वो अल जिहाद ट्रस्ट केस में एक तय हो गया सीनियरिटी का प्रिंसिपल, एक के सीनियर जज जो है ना एलिवेट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो अब वकला कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जब अपने ही फैसलों का मजाक उड़ाएगी और अपने ही फैसलों पर वो उस पर अमल दरामद नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगा। वैसे भी यहाँ पर मसला ये है कि चाहे वो जस्टिस मुनीर साहब हों जो नज़रिया ज़रूरत वाले हैं, चाहे वो बेशक मैं कहता हूँ इफ्तिखार चौधरी साहब हों, चाहे वो बेशक जो है ना उसके बाद बाबा रहमते हों, चाहे उसके बाद जो है ना कोई और हों। अब मसला ये है कि जब आप इस यहाँ पर पहुँचते हैं ना, चाहे वो खोसा साहब हों, चाहे वो जो भी हों, यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको कुछ रुकना पड़ता है। हामिद खान साहब वाली बात है कि अगर वो आप तौहीन अदालत का ज़रा कानून हटा के देखें ना, फिर उसके बाद देखें कि लोग किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो समझ तो आप गए होंगे, ठीक है ना। तो वो बात ये है कि यहाँ पे बड़ी तारीख भरी पड़ी है और वो कहते हैं कि इससे मसला हमें नहीं है, और अगर आप भी इतने चैम्पियन होते को ख़वातीन के हकूक़ के, तो वकला रहनुमा कुछ कह रहे हैं कि देखो मुशर्रफ दौर में हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की एक जज थी फ़ख्रुन्निसा खोखर साहबा, और उनको उनका नंबर लगा हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने का। तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया बल्कि फवाद चौधरी साहब के वो अंकल जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब जो कि करप्ट जज के तौर पे मशहूर है मुबैना तौर पे, उनको लगाया गया मुशर्रफ साहब ने उनको। और जस्टिस फ़ख्रुन्निसा खोखर साहबा, उनके साथ शूद्रों जैसा सलूक किया गया। वकला बता रहे हैं कि जनाब वो इस तरीके से जो है ना वो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती थी, उनके पास कोई केस नहीं होता था। उसामा खावर साहब हैं, वकील हैं, वो बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त किस्म को ने बड़ी मिसालें दी हैं उन्होंने। एक मिसाल जो है ना खालिदा राशिद खान साहबा की भी दी है जो पेशावर हाई कोर्ट की थी, और वो उस वक़्त मुशर्रफ के ज़माने में उनको भी चीफ जस्टिस बनना था, तो उनको मुशर्रफ साहब को वो कबूल नहीं थी, तो उन्हें एक ऑप्शन दिया गया कि आप इंसानी हकूक़ कमीशन की या तो रवांडा में ट्रिब्यूनल का के तौर पे उधर वहाँ जज में चली जाएं या फिर फारिग हो जाएं। तो अगर ना करती तो वो फारिग ही हो जाती, तो उन्होंने फिर वो पहले ऑप्शन को ही प्रेफर किया कि वो रवांडा में चली गई और एक दूसरे को, उनके जूनियर को जो है ना चीफ जस्टिस बना दिया गया। उनके भी फ़ख्रुन्निसा खोखर साहबा के भी जूनियर को इफ्तिखार हुसैन जैसे फवाद चौधरी साहब के अंकल को वहाँ जज बना दिया गया, जो बिल्कुल रिश्वत लेने वाला मशहूर है। अब ये बात यूँ नज़र में या मुबैना तौर पे आप किसी भी हवाले से कह लें, वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं किस किस तरीके से रिश्वत लेते थे और किस किस तरीके से उन्होंने जुडिशरी को बदनाम किया। बदनाम औरों ने भी बहुत सारा किया। अब कुछ वकला रहनुमा कह रहे हैं कि देखें बात यह है कि अगर सिर्फ खातून जज को भी ले आना होता तो इनसे सीनियर बैठी हैं जस्टिस मुसर्रत साहबा, वो जनाब पेशावर हाई कोर्ट में हैं तो उनको ले आएँ। एक और भी हैं जज गालिबन खातून, वो भी कह रहे हैं कि वो सीनियर हैं तो वो और को ले आएँ। फिर कुछ वकला रहनुमा ये कह रहे हैं, वकला अपनी तहरीरों में भी, अपनी तकरीरों में भी, और मेरे साथ भी कुछ की बात हुई तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई बात ये है कि जब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाला फैसला आया है तब से कुछ फोर्सेस ने ये बिल्कुल पक्का फैसला कर लिया है कि अब तरीक़ा वारदात बदलना है, और उस तरीक़ा वारदात इस तरह से बदला है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के जज भरे जाएं। और वो उनके बकौल कहते हैं कि मुबैना तौर पे ये इसी तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट में मर्ज़ी के जज भरे जाएं। इससे आपको दो फ़ायदे होते हैं, और इसमें यह होता है कि एक तो आप जब जूनियर जजेस को एलिवेट करते हैं, ये जज का ये जो आयशा मलिक साहबा आई हैं, ये एक दफ़ा पहले इनका नाम आया था, लेकिन जुडिशल कमीशन में उस वक़्त दोस्त मोहम्मद साहब थे, सरमद जलाल उस्मानी साहब जो रिटायर्ड जज होते हैं, उनकी जगह दोस्त मोहम्मद साहब थे, उन्होंने खिलाफ वोट दिया था तो 4-4 से बराबर हो गया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बाहर थे तो ये फिर रुक गया था, और उसके बाद दूसरी दफ़ा उनका नाम लिया गया और इनका लाहौर हाई कोर्ट में नाम चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पे। तो अब कहीं तो कोई असूल भी तय होना है या नहीं होना। मैं तो कहता हूँ कि ये असूल आर्मी में भी लगे, ये असूल, अगर ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस क्यों बनाया जाता है? फिर तो हर जगह पे ऐसा ही होना। फिर यहाँ इस तरीके से आप आएँ कि किसी ब्रिगेडियर ने बहुत अच्छा काम किया तो आप उठा के उसे आर्मी चीफ लगा दें। अगर ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल पैरों तले रौंदना है
तो फिर तो अब उस तरीके से फिर तो आप ऐसा करें कि हमारे हसन सिद्दीकी साहब ने वो जनाब अभिनंदन को गिराया था और फिर उसके बाद आप ऐसा करें कि आप उनको तरक्की दे के एयर चीफ बना दें। भाई ऐसा नहीं होता। ऐसा ये तो हो सकता है कि तरक्की देते वक्त उनको कुछ उसके इजाफी मार्क्स मिल जाएं उस बहादुरी के और उस कारनामे के, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी अभी कितने स्टेप्स बाकी हैं तो उनको उठा के जनाब इस तरीके से। तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। या फिर आप ऐसा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ कोटा रख लें खवातीन का कि फलां इधर इधर से हाई कोर्ट से ये वकला रहनुमा जो कह रहे हैं, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि आपका जो मतमे नज़र है उनके बकौल वो वकला रहनुमा ये कह रहे हैं कि आपका मतमे नज़र सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल टावर के मंजूर नज़र जजेस से भरना है। और उनको वो ये कह रहे हैं कि दो इदारे हैं जो कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और एक जो है ना जुडिशल कमीशन है। जुडिशल कमीशन जो जजेस की तकर्री का फैसला करता है और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो डिसिप्लिनरी एक्शन। तो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हमने उन जजेस को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया है कि जो जजेस कंट्रोल टावर को आंखें दिखाते हैं, और हमने सुप्रीम कमीशन को इस तरीके जो जुडिशल कमीशन है इसको हमने इनाम के तौर पर इस्तेमाल किया है उन जजेस के लिए कि जो जजेस कंट्रोल टावर के मंजूर नज़र होते हैं तो हम उनको चौथे पांचवें नंबर से भी उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि आप के ऊपर कोई प्रेशर है तो फिर आप डाइस पर मुक्के मारते हैं और कहते हैं कि हम पे कोई प्रेशर नहीं है, और फिर आप गुस्सा खा जाते हैं। कहते हैं कि मुक्के मारने से बेहतर है कि आप वो अमली इक़दाम करके दिखाएं कि जिससे उन्होंने मिसालें दी हैं और वो उन मिसालों में बहुत वजन है। और वो ये कह रहे हैं कि आप खुद देख लीजिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरीके से बाबर रहमते की सरबराही में जिस तरीके से उन्होंने फारिग किया जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को, मिनटों की कार्रवाई में फारिग किया, ऐसे तो कोई SHO को भी फारिग नहीं करता। क्योंकि आपको पता है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था, वो हर किसी को पता है। वो क्या अब उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं। वो कहते हैं कि देखें कि जो भी जजेस कंट्रोल टावर को मंजूर नहीं है उनको सजा दी जाती है। जैसे जस्टिस वकार साहब के साथ हुआ, उनका आज भी केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह अपनी मौत आप मर गया, और वो जनाब उनकी जिस तरीके से वफात हुई है वो लोगों को आज तक हजम नहीं हो रही। इसी तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की मिसाल दी जाती है कि इतने ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन जज जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं, उनको किस तरीके से एलिवेट नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी इस तरीके से सजा दी गई। इसी तरीके से वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शेख साहब की भी मिसाल देते हैं और वो कहते हैं कि आप देखें कि उनको भी इसी तरह से सजा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम साहब की भी देते हैं, इसी तरीके से जस्टिस मंदुखेल साहब की बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, और वो कहते हैं कि आप उनको कितने अरसे तक सजा दी जाती रही। और फिर इसी तरीके से उनका गुनाह ये था कि उन्होंने DHA क्वेटा के खिलाफ फैसला दिया था। फ़कार सेठ साहब का ये था कि उन्होंने जनाब मिसिंग पर्सन्स वाले कुछ फैसले दिए थे। और इसी तरीके से वो कहते हैं कि अब उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनाने का अख्तियार है वो अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, और इस अख्तियार पर भी बहुत सारी लीगल फ्रेटर्निटी उनको एतराज़ात हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये अख्तियार भी चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि बाबर रहमते के बेंच में आप तारीख उठा के देख लें, बाबर रहमता जो बेंच बनाता था, चंद एक जजेस, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ उसमें रिटायर हो गए हैं और कुछ यहाँ वहाँ अब मौजूद भी हैं, चंद एक जजेस बार बार उन्हीं बेंचेस में होते, बार बार। अब जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब के बेंच के सामने किसी किस्म का ऐसा फैसला, ऐसा केस नहीं लगता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो। वो जनरल कभी कोई जेलों की अपीलें, कभी कोई सिविल केसेस कहते हैं कि यही सुन रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब को देख लें, जस्टिस याह्या आफरीदी साहब को देख लें, और भी अगर मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को देख लें, और भी कुछ जज हैं उनको देख लें, उनके सामने कोई ऐसा फैसला नहीं, उनको किसी इंपॉर्टेंट बेंच में नहीं शामिल किया जाता। और वकला रहनुमाओं ने मिसालें दी हैं कि देखें, एक बात है कि एक दफ़ा चीफ जस्टिस
साबिक चीफ जस्टिस बाब रहमते ने साकिब निसार साहब ने बेंच में अपने साथ मंसूर अली शाह साहब को और जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को शामिल किया। जब उनको ये महसूस हुआ कि ये तो मेरे खिलाफ जा रहे हैं, उन्होंने समात के दौरान समात को मुलतवी करके वो बेंच तोड़ दिया। वो तोड़ के फिर अपने मंजूर नज़र जजेस को बिठाया और फिर अपना फैसला, और उसके खिलाफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा या बाकी जो जज साहब थे, गालिबन मंसूर अली शाह साहब थे, या मैं अगर नहीं भूल रहा तो उन्होंने लिखा भी था, उन्होंने इसके खिलाफ लिखा। तो जब से ये चीफ जस्टिस अपना काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाला फैसला आया है, अच्छा फिर उसके बाद मसला क्या है? वकला कहते हैं कि अब मसला ये है कि इनको पता है कि 2023 में काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, तो इस वजह से वो जजेस भरने हैं और अभी और भी ये भरेंगे और भी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं फरवरी में, फिर उसके बाद अप्रैल तक और जजेस रिटायर हो रहे हैं। तो ये इसी तरह से अपने मंजूर नज़र जजेस भरेंगे और वो मंजूर नज़र जजेस जो कंट्रोल टावर को कबूल हैं, उनके बकौल, वकला की बॉडीज़ के बकौल ये कितना वजन है, ये आप फैसला कीजिए उनके उस हवाले से। वो कहते हैं कि इस वजह से कि आगे चीफ जस्टिस बनना है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, और वो यही बेंचेस जो है ना, फिर ये इस तरीके से बेंचेस। और आप खुद बताइए कि एक फैसला, एक जो केस सुन रहे थे और हम तो ये देख रहे थे कि हो सकता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आए, वो जो एक फंड्स जारी करने वाला था, तो जनाब उस बेंच में हमने देखा कि जस्टिस एक जज साहब को अलग कर दिया गया और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए इतना कोई अजीबो गरीब फैसला आ गया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आइंदा इमरान खान से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं सुनेंगे, कोई समात नहीं करेंगे, कोई केस नहीं सुनेंगे। यहां तक भी इस हद तक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने ये कमाल कर दिया। तो भाई बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब दलाइल दोनों तरफ। वो कहते हैं इन्होंने अगर ख़वातीन जजेस को लाना होता ऊपर, तो और ख़वातीन जजेस इनसे सीनियर बैठी थी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, इन्होंने ऐसा नहीं है बल्कि अपने मंजूर नज़र को। और मैं कहता हूँ कि अब वो वकला कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा की कोई काबिलियत पे कोई सवाल उठा रहा है, नहीं, वो कह रहे हैं कि अब देखें 5वें नंबर से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को सिंध हाई कोर्ट से उठा के लाया गया और चीफ जस्टिस का हक मारा गया सिंध हाई कोर्ट के। इसी तरीके से इस चीफ जस्टिस का हक मारा गया जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं। उसके बाद भी 2 जजेस और का भी हक मारा गया, खुद उनका अपना हक भी मारा गया। वकला कह रहे हैं जस्टिस आयशा मलिक साहबा का, क्योंकि उनका नंबर लगने वाला था 2-3 साल बाद वही जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनती, तो उनका वो इस्तेकाक भी खत्म कर दिया गया, उनका चीफ जस्टिस बनने का जो इम्कान था वो भी खत्म कर दिया गया। उनको इस वजह से वो उनके बकौल सुप्रीम कोर्ट लाया गया, क्योंकि वो इस वजह से कि वो सुप्रीम कोर्ट आए और फिर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा वो तादाद आए, तो वो उनके बकौल कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जुडिशल कमीशन को इनाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी नीचे हाई कोर्ट्स में भी जो भी हमारे हुक्म पर अमन्ना व सदकना करेगा मुबैना तौर पे, तो हम उनको उठा के एलिवेट करेंगे। और ये मैं इंतहाई ख़तरनाक तसादुम देख रहा हूँ, बहुत अल्लाह माफ़ करे इंतहाई ख़तरनाक झगड़ा बार और बेंच में देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ वकला की एक मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे खुदा न खास्ता एक बगावत देख रहा हूँ। ये सिविल सोसाइटी में भी यही चीज़ सरायत कर रही है, लेकिन हमने कभी भी नहीं सीखा, ना आज तक कभी सीखा। हमने आधा मुल्क गंवा दिया, हम नहीं सीखे, हमने कुछ भी कर लिया, हम नहीं सीखे। लेकिन तारीख एक सबक देती है और वो सबक ऐसा होता है हम सीखें ना सीखें। जो अब बहुत सारे जजेस हैं वो जा सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। आज बाबा रहमता एक बायस नंगवार बन गया है, आज बाबा रहमता किसी मीटिंग में नहीं जा सकते, आज बाबा रहमता किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, आज बाबा रहमता किसी भी कोई शादी की तकरीब में नहीं जा सकते। वो जाते हैं तो उन पर जनाब तंज होता है, वो जाते हैं तो उनको एक ख़तरा महसूस होता है, कोई मुझे टमाटर न मार दे, कोई मुझे अंडा
ना मार दे, कोई मुझे इस तरीके से मेरे साथ न बदतमीजी हो जाए, कोई इस तरह से। ये वो मकाफात अमल है जो फितरत का मकाफात अमल होती है। कुछ इंतकाम फितरत लेती है, कुदरत लेती है, कुछ इंतकाम वक्त लेता है, उस इंतकाम को आप नहीं रोक सकते। आप भले अपने इर्द गिर्द लोहे के कले तामीर कर लें, लेकिन जिन्होंने बेवफाई की आइन से, कानून से, जमहूरियत से, अवाम से, असूल से, हक से, उनको वक्त रौंद डालेगा। ये वक्त का फैसला होता है और वक्त का फैसला तारीख की किसी बड़ी से बड़ी अदालत से भी ज्यादा होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।